सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी विजन 2024 को लेकर, वो नायब सिंह सैनी से होगी। बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हैं और इस समय मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मुमताज खान, हमारी डिप्टी एडिटर गुजारिश है, वो भी इस मंच पर आ चुकी हैं और वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारी पहली चर्चा नायब सिंह सैनी के साथ होने जा रही है। दीपिका, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारे बीच में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब उनके साथ विजन 2024 की शुरुआत होने जा रही है। उनके साथ इस मंच पर इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे और हमारी डिप्टी एडिटर मुमताज खान उनके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। मुमताज, ओवर टू यू। इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए और ये कार्यक्रम अब शुरू होता है। ये पहली चर्चा नायब सिंह सैनी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका। बहुत शुक्रिया कमल, दीपिका आपका। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि हरियाणा बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब से बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए। हरियाणा के लोगों के मन में क्या सवाल हैं वो हम यहाँ आज रखेंगे। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। आवाज डबल जा रही है, मेरे ख्याल वो बंद कर दो उसको। आवाज डबल जा रही है, ये वाला बंद कर दो। नायब सैनी साहब, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पार्टी की जिम्मेदारियां तो आप संभाल ही रहे थे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जाहिर है चैलेंजेस भी बहुत होंगे। सवाल पहला मेरा आपसे यही है आपकी, जैसे मोदी जी और खट्टर साहब की दोस्ती उस जमाने की है जबकि मोदी जी हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे, वैसे ही आपकी और सीएम साहब की दोस्ती उस जमाने की है जब खट्टर साहब संघ का प्रचार किया करते थे हरियाणा में और आप उनकी गाड़ी ड्राइव करके प्रचार में उनकी मदद किया करते थे। तो आज को पूरे हरियाणा का ड्राइवर बनाया है पार्टी ने, तो नायब सैनी इस नई जिम्मेदारी को कैसे लेकर आगे जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही संभव है कि एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी दी है, ये मैं इस लोकतंत्र में कहीं और नहीं मानता। क्योंकि अगर ये कहीं संभव हो सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है कि एक छोटे कार्यकर्ता को आज प्रदेश की इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी सौंपी है, तो उसका मैं ये प्रयास करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से, हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, कि इस जिम्मेवारी को मैं 100% पूरा कर सकूं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम पिछले 9 वर्षों के अंदर किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, हर चपौल के ऊपर उसकी चर्चा करना, ये एक बड़ा जिम्मेवारी का काम है। और जो पार्टी ने सोच करके मुझे जिम्मेवारी दी है उसके ऊपर मैं 100% खरा उतरूंगा। सैनी साहब, लोगों के मन में ये भी एक सवाल है और खबरें भी तक आम लोगों के सवाल ही आप तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी से जिम्मेदारी लेकर नायब सैनी को क्यों सौंपी गई? नहीं, देखिए, धनखड़ जी ने जबरदस्त काम किया है। उनकी अपनी टेन्योर के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी को नीचे पन्ने तक लेकर के गए हैं, हमारा संगठन आज पन्ने के ऊपर बैठा है, पन्ने के ऊपर है, बूथ के ऊपर है, बूथ से हमारा शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से हमारा मंडल है, जिला है, जिले से प्रदेश है, एक पूरी की पूरी चैन बनी हुई है। उस चैन के अंदर मजबूती से हमारा संगठन है और संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त है, गति से काम कर रहा है। उसको क्योंकि 2024 हमारे सामने है, इस गति को और तेज करने की जरूरत है ताकि हमारा ये पूरा कार्यकर्ता, पूरी शक्ति 2024 के अंदर जो लोकसभा की 10 की 10 सीटें हैं वहां कमल का फूल खिले, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बने, उसके लिए पूरा कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। क्या आपकी पार्टी के आला कयादत को, आपके नेतृत्व को ये लगने लगा कि बगैर
जाति की राजनीति के जीत हासिल करना, फतेह हासिल करना तीसरे कार्यकाल के लिए मुमकिन नहीं है? नहीं, देखिए, कल जींद के अंदर मेरे नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम शुरू हुए। मैंने देखा है कि मैं 10 बजे जींद के अंदर पहुंचा और 10 बजे से लेकर के जो लास्ट मेरा हिसार के अंदर कार्यक्रम था उसमें 5 घंटे देरी से मैं गया। कार्यकर्ताओं का एक हजूम, कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। इतना जबरदस्त कार्यकर्ताओं में हरियाणा प्रदेश के जोश है। रास्ते में जब मैं जा रहा था, एक कार्यकर्ता ने मुझे नीचे उतार लिया कि मेरी दुकान के ऊपर आना है, चाय पीनी है। मैंने आज वो फोटो भी वायरल की है। मैंने स्वयं जाकर के कार्यकर्ता की दुकान के ऊपर अपने हाथ से चाय बना करके सभी कार्यकर्ताओं को पिलाने का काम किया कि आने वाले समय के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जिसने देश की, प्रदेश की एक नई दिशा बदली है, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं घूम भी रहा हूं एज ए कुरुक्षेत्र का मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, वहां का सांसद होने के नाते मुझे गांव के अंदर भी जाने का मौका मिलता है। ये पहली बार है कि अगर गांव से उठ करके कोई व्यक्ति ये बात बोलता है कि जो मोदी जी ने आयुष्मान योजना दी है, मनोहर लाल जी ने उसका विस्तार रूप दिया है, चिरायु के रूप में दी है, कि उसको इस योजना के माध्यम से जो इलाज कराया है कि उसका सारा का सारा खर्चा वो सरकार ने वहन किया। ये पहली बार है कि एक गरीब व्यक्ति अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के सिर ऊंचा करके किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज करा सकता है। ये योजना के साथ गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जिसके एक बड़ा संतोष गरीब व्यक्ति के अंदर है। लेकिन सैनी साहब, बड़े क्रूशल वक्त में आपको जिम्मेदारी दी गई है। आपके विपक्षियों के पास 1000 से ज्यादा मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। हुड्डा साहब कहते हैं इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जितनी इस खट्टर सरकार में है, इतना कर्जा कभी प्रदेश पर नहीं हुआ जितना इस सरकार में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि विपक्ष है, अपने तरीके से बात करता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार के कुछ जो कमियां होती हैं उसको उठाने का काम करता है। परंतु मैं नहीं मानता कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा सरकार के प्रति है कि जो जिसको लेकर के वो लोगों के बीच में जा सके। सर, वो सीएमआई की रिपोर्ट, सीएमआई की रिपोर्ट रखते हैं। आपने बेरोजगारी की बात करी है, बेरोजगारी के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, मैं गांव के अंदर जाता हूं, खुद लोग, युवा मेरे को आकर के बोलता है कि ये पहली ऐसी सरकार मनोहर लाल जी की है कि जिसने युवाओं को सम्मान दिया है। नहीं तो एक नौकरी बच्चे को पाने के लिए राज दरबारियों के चक्कर काटने पड़ते थे और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर के जाता था, तब कहीं जाकर के बच्चे को भ्रष्टाचार के अंदर नौकरी मिलती थी। जितना भ्रष्टाचार होता था किसी से छुपा हुआ नहीं था। परंतु मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी ये बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची के तो दिया। पिछला कांग्रेस अपना कार्यकाल देखे, अपने कार्यकाल के अंदर जितनी नौकरी दी उससे 3 गुना ज्यादा मनोहर लाल जी ने 1,10,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी सेक्टर के अंदर देने का काम किया। और नौकरियां तो दी हैं, परंतु सम्मान भी लोगों को, गरीब व्यक्ति को, कि SC भी अगर लगना है तो वो गरीब माँ बाप का बेटा अगर टेस्ट क्लियर करता है SC लग जाता है। मैंने खुद देखा है, बच्चे मेरे को आकर के बोलते हैं कि मैंने 4 इंटरव्यू दिए परंतु टेस्ट क्लियर कर जाता था, इंटरव्यू में रह जाता था। ये पहली 2014 में मनोहर लाल जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ये बीजेपी की सरकार आई है, क्या बदलाव है, दोबारा फिर इंटरव्यू दें। और कहा मैंने इंटरव्यू टेस्ट पास किया,
इंटरव्यू के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये पहली सरकार मनोहर लाल जी की ऐसी थी जिसके अंदर युवाओं में एक चलिए। विश्वास बढ़ाने का काम ठीक है मनोहर सैनी लाल जी साहब, की ये सरकार आपके ने और किया। आपकी सरकार के भारतीय दावे जनता और पार्टी। वादे हैं लोगों से। हुड्डा साहब ये भी कहते हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार है और इन पोर्टल्स ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा के लोगों का। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार की एक बड़ी लाइन थी। हर जगह के ऊपर भ्रष्टाचार था, मालूम था, उनके प्रधानमंत्री को भी मालूम था। वो बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे लगता है। नीचे भी जो सरकार के मुखिया थे उन लोगों के उस भ्रष्टाचार के बारे में मालूम था, परंतु वो किस कारण से नहीं रोक पा रहे थे। और वो एक बड़ी रकम थी। 15 पैसे अगर नीचे आ रहे हैं, 85 पैसे अगर कहीं जा रहे हैं, वो 85 पैसा बड़ी रकम थी। वो किसी गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, परंतु वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। वो प्रदेश के देश के विकास में खर्च होना था, परंतु वो पैसा वहां खर्च नहीं हो रहा था। वो कहां जा रहा था उसका आज तक उनको भी शायद उनको तो मालूम होगा, परंतु वो बोलते थे कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु आज नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, मनोहर लाल जी 100 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च करने का काम ये मनोहर लाल जी कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी में शायद ये बात होगी कि इन पोर्टल्स में बड़ी खामियां सामने आ रही हैं, बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। नगर निकाय के पोर्टल से 65,000 नक्शे ही गायब हो गए। बिजली निगम के पोर्टल में सेंध लगा दी हैकर्स ने, कंज्यूमर्स का डाटा चोरी करके उनके अकाउंट ही खाली कर दिए गए। आपकी जानकारी में है ये सब चीजें? देखिए, क्योंकि अगर कोई सिस्टम आता है, उस सिस्टम के अंदर दिक्कतें भी आ जाती हैं। दिक्कतें आएंगी तो धीरे धीरे करके उनको ठीक किया जाएगा। परंतु जब कांग्रेस के मुखिया, क्योंकि जब इस प्रकार की बात बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, वो भ्रष्टाचार की बू उनके अंदर से आती है। क्योंकि पहली बार इस पोर्टल के माध्यम से गरीब व्यक्ति को, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिला है। अगर हम देखेंगे गांव के अंदर जाकर के, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल लागू किया और इसके माध्यम से बीपीएल कार्ड बने, गांव के अंदर ज्यादा कार्ड बने हैं। मैं गांव के अंदर जाता था, लोग मुझे ये बात बोलते थे, क्योंकि जब लोगों से बात करता था कि भाई ये बड़ा मजबूत व्यक्ति है, इसका तो बीपीएल बन रहा, ये गांव का गरीब व्यक्ति है, इसका बीपीएल नहीं है। और जब ये असमानता नजर आती थी तो इस पोर्टल के माध्यम से मनोहर लाल जी ने उसको ठीक करने का काम किया है। और पहले क्योंकि उसको ठीक नहीं करते थे, सभी सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, परंतु ये मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी है, आज दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके आज सरकार की योजना उस तक पहुंचाने का काम कर रही है। पहले की सरकार गरीब से भागती थी, आज गरीब को ढूंढ करके योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये अंतर जी, लेकिन सैनी साहब, मेरे सवाल तक शायद आप पहुंचे नहीं। ये पोर्टल लेकर आना बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है दुनिया के साथ तकनीक के क्षेत्र में भी हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई? जो खामियां अब सामने आ रही, जैसे मैंने कहा, जमाबंदी पोर्टल में, रजिस्ट्री पोर्टल में फिंगरप्रिंट्स तक क्लोन हो गए, किसी की प्रॉपर्टी कहीं हो गई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बड़े प्रॉपर्टी के अंदर भी घपले हुए हैं। किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा ना करे, उसकी आईडी प्रॉपर्टी बनाना, ये इस पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। अगर कोई दिक्कत आ रही उसका सुधार कर रहे हैं। मैंने कहा है, व्यक्ति को कहीं किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी भी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर फर्द लेनी पड़ती है किसान को, पहले पटवारी के चक्कर काटता था, सेवा भी करता था, आज न सेवा करने की जरूरत है न चक्कर काटने की जरूरत है। इसी पोर्टल के माध्यम से वो घर बैठे हुए अपनी फर्द ले लेता है। ये कमाल, ये सुविधा अगर दी है, ये मनोहर लाल जी ने दी है। अगर प्रॉपर्टी आईडी के अंदर अगर कोई इसमें कोई दिक्कत है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जब पेंशन को
ऑनलाइन किया था, क्योंकि इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय के अंदर पेंशन में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार था, घोटाला था, और उसका हमने सर्वे भी कराया था, क्योंकि मैं पिछली सरकार के अंदर मंत्री था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं विधायक था, मुझे नजदीक से मालूम है इसके बारे में। उसके अंदर भी घपला था, उसके अंदर भ्रष्टाचार था। मनोहर लाल जी ने उसको ऑनलाइन किया, और जब उसको ऑनलाइन किया तो बुजुर्गों को दिक्कत आई। कांग्रेस ने उसका दुष्प्रचार किया। कांग्रेस ने कहा कि आपकी पेंशन काट रहे हैं, आपकी पेंशन बंद कर रहे हैं, और बुजुर्ग उस बात से निराशा आई थी। परंतु मनोहर लाल जी उस एम के ऊपर लगे रहे कि हमने इसका सुधार करना है, और उसका सुधार किया। आज हरियाणा प्रदेश का एक भी बुजुर्ग ये बात नहीं बोलता कि मुझे पेंशन नहीं लग रही। आज उसकी डायरेक्ट खाते के अंदर ऑनलाइन के कारण उसकी पेंशन आती है। उसके नाम में गलती हुई थी, उसके कोई आधार कार्ड में कोई गलती हुई थी, उसको तुरंत दुरुस्त किया, और दुरुस्त करके डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पैसा डालने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और भी इसको आगे बढ़ाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। मनोहर लाल जी ने इसे पोर्टल के माध्यम से जोड़ करके कि किसी भी बुजुर्ग को जिसकी आयु 60 वर्ष हो जाती है, उसको कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं, कोई दरखास्त लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। क्या 60 साल हो जाएगी। सैनी साहब, क्या हरियाणा की जनता नायब सिंह सैनी पर यह भरोसा जता सकती है कि नायब सैनी ने अगर बागडोर संभाली है पार्टी की, तो अपनी पार्टी को भी, अपनी सरकार को भी, जैसे आपने बैठते ही जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी, क्या एसवाईएल का पानी मिलेगा हरियाणा को? देखिए, मैं ये विश्वास के साथ मैंने कहा भी है, दोबारा भी मैं बोलता हूं, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा दिक्कत में है, गला खराब हो रहा है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बोलना भी पड़ रहा है, और कार्यकर्ताओं का स्नेह इतना है कि वो लड्डू वगैरह भी खिला देते हैं, फिर पानी पीना पड़ता है तो गला चौक होता है, आवाज नहीं निकल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूं, और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को 100% पूरा करूंगा। सर, एसवाईएल का बहुत पानी सारे मिलेगा? काम, एसवाईएल का पानी मिलेगा हरियाणा को? देखिए, एसवाईएल के पानी की जो आपने बात कही है, उस पानी के ऊपर हमारा हरियाणा का अधिकार है। पीछे की सरकारें भी, हम ये नहीं कहते किसी ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किए हैं, सभी सरकारों ने किए, और सभी सरकारों का इसके ऊपर एक मत है कि पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, और उसके अंदर मनोहर लाल जी ने प्रोएक्टिव होकर के इसके ऊपर काम किया, और उसका परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जो एसवाईएल का पानी है ये हरियाणा को मिलना चाहिए, इसके ऊपर हरियाणा का हक है, और उसको लेकर के, पानी को लेकर के हमारी सरकार गंभीर है, उसके अंदर सभी दल भी गंभीर है और लगे हुए हैं कि एसवाईएल का पानी लेकिन हमारे हरियाणा के, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, जबकि डबल इंजन की सरकार है राज्य में भी केंद्र में भी। और आपको याद होगा 2019 के चुनाव में मोदी जी ने हरियाणा में खुद ये बोला था कि 70 सालों से सतलुज का पानी पाकिस्तान जा रहा है, मैं रोकूंगा इसे, एक बूंद भी हरियाणा के हक का पानी कहीं और जाने नहीं दूंगा। हर जगह आप ही की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाते नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहना नहीं चाहिए, इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा का एक बड़ा नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके भोजन करता है, राहुल गांधी के साथ रहता है, पंजाब की उनके पास इंचार्ज के नाते जिम्मेवारी थी, पंजाब में जाकर के वो बोलता है कि हमें एक बूंद हरियाणा को पानी का नहीं देंगे, हरियाणा के अंदर बोलता है कि एसवाईएल का पानी हम लेकर के आएंगे। ये दोहरी नीति क्यों? ये किस बात की दोहरी नीति है? ये क्या प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना रहे? पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार, और किस प्रकार का विधानसभा में रेजुलेशन पास किया, इसीलिए उनको घर में बिठा दिया था सर लोगों ने, इसीलिए कांग्रेस को घर में बिठा दिया, इसीलिए आपको लेकर आए थे। ये आम आदमी भी बैठेगा, आम आदमी भी बैठेगा जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। सैनी साहब, अगले आम आदमी की मैं बात करता हूं, आम आदमी को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया है।
जिस मंच से इसका जन्म हुआ, सैनी हम ये साहब, नहीं कहते हैं आपकी तबीयत जिस का- मंच से इसका जन्म हुआ, वो मंच कौन सा था? वो मंच था कि लोग, देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और वो चाहती थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर चोट होनी चाहिए। ठीक। उसी मंच से इसका जन्म हुआ। और ये कहावत है कि हमारे हरियाणा के अंदर प्रचलित है, बुजुर्ग बोलते हैं उस कहावत को कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जो आदमी भ्रष्टाचार कट्टर ईमानदार की बात करता है उसका सारा का सारा कुनबा वो धीरे धीरे करके जेल के अंदर जा रहा है, जी। भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है, ठीक। पंजाब के अंदर भी जा रहा है। तो वो कहा, वो आम आदमी को भी उसने अपमानित करने का काम किया है, कहीं स्टैंड नहीं है। नायब सैनी साहब, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है और मुझे लगता है कि हम इसका ख्याल जरूर रखेंगे, वक्त का भी तकाजा है कि आपको जल्दी जाना है यहाँ से। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या नायब सैनी को ये पूरा यकीन है, ये पूरा भरोसा है कि हरियाणा के 23% ओबीसी को नायब सैनी साधने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद में ये विश्वास नहीं करती, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और 36 बिरादरी को सबका साथ, आदरणीय मोदी जी ने कहा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। क्योंकि ये कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है, ना कि किसी बिरादरी के व्यक्ति को जिम्मेवारी दी है। मैंने कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग, आशीर्वाद लेकर के इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करूंगा। और ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा के, मैं कल मेरे कार्यक्रम शुरू हुए थे, हरियाणा ने एक बात तय कर दी है, मैं जींद की भी उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर गया, मैं हिसार की उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर कल गया, और मुझे ऐसा महसूस लगा है, लोगों के चेहरे से मुझे लगा है कि आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिलेंगे, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, इन मुद्दों पर आपकी बेबाक राय थी। प्रधानमंत्री ने हालांकि कल ही ओबीसी पर एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था, कहा था कि कांग्रेस को बड़ी तकलीफ है इस बात से कि ओबीसी प्रधानमंत्री बन गए। आपकी आला क़यादत नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि देश को पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं नायब सैनी जी। हरियाणा की जनता को उम्मीद है एक नई क़यादत को देखकर, एक नए नेतृत्व को देखकर, और इस मंच के जरिए हम यही कहेंगे आपके तमाम सियासी विरोधियों को भी और हरियाणा के तमाम सियासतदानों को भी कि इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। जोरदार तालियां इस चर्चा के लिए। नायब सिंह सैनी साहब, समय निकाला आपने विजन 2024 के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुजारिश है, सिर्फ एक मिनट आपका लेना चाहेंगे इस मंच पर। मैं गुजारिश करूंगा, राजीव जैन साहब एक बार मंच पर आए, सोशल वर्कर हैं, अगर यहां पर हो। विजय जैन साहब सोशल वर्कर, वो भी मंच पर आए, सम्मानित करेंगे नायब सिंह सैनी साहब उनको। इसके अलावा राकेश बजाज जी एमडी हैं पीएनबी होम अप्लायंसेस के, वो भी इस मंच पर आए, उनका भी मान सम्मान होगा। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा गुरु हाजी साधना जी को। हाजी साधना जी, आप भी मंच पर आए, आपका भी यहां पर सम्मान होगा। और सभी हमारे मेहमान इस समय इस मंच पर मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी साहब जिनके साथ चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत भी हुई है, विजन की बातचीत भी की गई है। और जोरदार तालियां, जो मान सम्मान यहां पर नायब सिंह सैनी साहब की ओर से हो रहा है। हमारे जो गेस्ट हैं सोशल वर्कर हैं, जो हमारे समाज का बड़ा हिस्सा जो जरूरतमंद की मदद करते हैं, उन्हीं में से ये शख्सियत हैं जो आपके सामने है।